हेलो फ्रेंड्स, आपको जानकारी है हर अटेम्प्ट को लेकर आईसीआई एक जुडिशियल रूलिंग का पब्लिकेशन निकालती है। ऐसा ही पब्लिकेशन नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए भी है। इस पब्लिकेशन में 4 महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कवर किए गए हैं। ये चारों जजमेंट बहुत डिफिकल्ट है और इंस्टीट्यूट ने उसको और ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया है। With due respect of ICI, the way they have summarized these 4 judgments, it made it more difficult for the students to understand and digest them. Truly speaking, in addition to the mentor of the students for last 23 years, I am a legal practitioner as well. तो मैंने ये चारों जजमेंट की प्रिंट निकाल के पढ़ी है एंड देन मैंने अपने अंदाज में उसको समराइज किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द केस। पहला, व्हाट वाज द फैक्ट्स ऑफ द केस। दूसरा, व्हाट वाज द इशू इन्वॉल्व इन द केस। तीसरा, व्हाट वाज द रीजनिंग गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड फोर्थ, व्हाट वाज द कंक्लूजन रीच बाय द सुप्रीम कोर्ट। ध्यान दे, ये चारों जजमेंट बहुत डिफिकल्ट हैं, इसलिए हम आसानी से उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इट रिक्वायर पेशेंस ऑन योर पार्ट। तो हम आराम से उसको पढ़ेंगे, थोड़ा पेस हम कम रखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं पढ़ लूँगा, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन the way I would like to, so that you can understand the facts properly. एक बार फैक्ट समझ में आ जाएगी, फिर लीगल प्रोविजन हम देखेंगे, वो समझ में आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्लैरिटी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूजन क्या दिया होगा। तो लेट अस लुक एट द वेरी फर्स्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सेसासाई स्टील प्राइवेट लिमिटेड, एंड दिस जजमेंट वॉज रिपोर्टेड in 421 ITR 46, and the author of this judgment is Supreme Court, year 2020। देखते हैं उसके फैक्ट्स क्या थी। एसएससी जो है सेसासाई स्टील प्राइवेट लिमिटेड, दैट वाज द पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट। दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी टू ए बिल्डर कॉल्ड विजय शांति बिल्डर लिमिटेड ऑन 15th May 1998। विजय शांति इज ए पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट इन द एग्रीमेंट। एंड व्हाट SSC is selling? SSC is selling his property for a consideration of 6 crore and 10 lakh. It was also agreed that consideration जो है 6 crore 10 lakh, it will be paid directly by the members on behalf of Vijay Shanti or by Vijay Shanti himself, that is called party of second part, whichever is earlier. इसके अलावा इस एग्रीमेंट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के उनके जजमेंट में कवर किए हैं। पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 14 एंड पॉइंट नंबर 16। उसमें जो महत्वपूर्ण है वो पॉइंट नंबर 16 है, इसलिए हम सिर्फ 16 को अभी पढ़ेंगे। 16 में लिखा है कि पार्टी ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी हमारा एसएससी सेसासाई, दे हैव गिवन परमिशन टू द पार्टी ऑफ सेकंड पार्ट टू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, कंस्ट्रक्शन ऑन द लैंड विच इज मेंशन इन द एग्रीमेंट। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, कैटलॉग्स एंड लिफलेट्स shall be approved by the party of first part before publication or circulation। तो टिपिकली ये फैक्ट को पहले हम समझते हैं। पहला पार्ट जो है फैक्ट का, उसको हम एक डिटेल में समझते हैं। यहाँ क्या हुआ, हमारा जो एसएससी है सेसासाई स्टील प्राइवेट लिमिटेड, उसको ज़मीन बेचनी थी, बट उसको सीधे सीधे ज़मीन नहीं बेचनी थी। दैट्स वाई इट एंटर्ड इनटू ए लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट। और बिल्डर कौन था? विजय शांति बिल्डर लिमिटेड। तो सेसासाई स्टील ने उनकी ज़मीन अंडर लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट किसको दी? विजय शांति को। और कंसिडरेशन क्या तय हुआ? 6 करोड़ 10 लाख। अब विजय शांति बिल्डर उसके ऊपर फ्लैट तैयार करेगा और जो मेंबर ये फ्लैट खरीदेंगे वो 2 कंट्रीब्यूशन देंगे, एक लैंड का कंट्रीब्यूशन और दूसरा कंस्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन। जो कंस्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन है वो विजय शांति को जाएगा और लैंड को लेकर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किसको जाएगा? एसएससी को जाएगा। इसलिए उन्होंने लिखा कि ये जो कंसिडरेशन है 6 करोड़ 10 लाख, इट विल बी पेड बाय हुम? मेंबर ऑफ द सेकंड पार्ट। यानी जो फ्लैट खरीदेंगे विजय शांति की स्कीम में वो मेंबर कहलाएंगे। वो मेंबर जैसे जैसे पैसे चुकाएंगे विजय शांति को, विजय शांति वैसे वैसे ये पैसे किसको देगी? सेसासाई स्टील प्राइवेट लिमिटेड को। और अगर मान लो विजय शांति के पास खुद ये पैसे, उनके पास कोई सरप्लस पैसे हैं, तो विजय शांति खुद भी वो पैसे चुका सकती है 6 करोड़ 10 लाख। और उन्होंने लिखा विचएवर इज अर्लियर, तो जो भी जल्द शक्य होगा अकॉर्डिंगली 6 करोड़ 10 लाख एसएससी को चुकाए जाएंगे। ऐसे एग्रीमेंट में उन्होंने 16 नंबर में लिखा कि इस एग्रीमेंट के अंतर्गत सेसासाई इज गिविंग परमिशन टू दी विजय शांति सेकंड पार्ट कि अब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसमें जो फ्लैट बनेंगे उसको बेच सकते हैं, बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट, सेल्स कैटलॉग
लीफलेट जो भी तैयार होते हैं उसकी अप्रूवल एसएसआई से लेनी है। इन शॉर्ट, टिपिकली इट वाज अ लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय एसएसआई। अब कुछ और पैराग्राफ हैं, उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूं, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है जजमेंट को लेकर। लेटर ऑन कुछ क्या हुआ, पैसे टाइम पे नहीं मिले और पता नहीं विजय शांति उसको अच्छी तरह डेवलप भी नहीं कर पाया होगा, इसलिए एक कॉम्प्रोमाइज डीड एंटर हुआ। और कॉम्प्रोमाइज डीड कब हुआ है? 19 जुलाई 2003 में। ध्यान दे, एग्रीमेंट कब हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था 15 मई 98 में, उसको पिंक मार्क कर रहा हूं। एग्रीमेंट टू सेल कौन से तारीख का था? 15 मई 1998। और कॉम्प्रोमाइज कब हुआ? करीबन 15 सालों बाद 2003 में, क्योंकि ये एग्रीमेंट कुछ आगे नहीं बढ़ा, इसलिए कॉम्प्रोमाइज हुआ। और कॉम्प्रोमाइज में ये तय हुआ कि जो कंसिडरेशन था उस कंसिडरेशन में से 50 लाख रुपए रिड्यूस किए जाएंगे। तो कंसिडरेशन कितना था? 6 करोड़ 10 लाख। तो विजय शांति ने बताया हम अब 6 करोड़ 10 लाख नहीं दे सकते हैं, वी विल गिव यू ओनली 50 लाख लेस फ्रॉम 6 करोड़ 10 लाख। और उसी कॉम्प्रोमाइज डीड का क्लोज 3 क्या कहता है? इट सेज दैट 40 ऑफ द फर्स्ट पार्ट has received 4 crore 68 lakh 25,644 out of agreed sale consideration। और उसी क्लोज 4 में लिखा है बैलेंस 1 crore 5 lakh would be given as a full and final settlement for the agreement entered into, and that balance would be given by 7 post dated checks। और क्लोज 5 में ऐसा लिखा है that last 2 checks will be presented only on due receipt of discharge certificate from one of called Pioneer Homes, and accordingly all the checks as per compromise deed have been encased by the party of the first part, and where last check was dated 25th January 2004। तो अब ये फैक्ट क्या है? पहला पार्ट आपको समझ में आया, 1998 में जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ, उसमें उन्होंने डेवलपमेंट राइट किसको दे दिए? विजय शांति को दे दिया। अब क्या हुआ? एक्चुअल में इसमें ऐसा था कि कुछ पायनियर होम करके कोई डेवलपर था जिसको एसएसआई ने पहले राइट दिए होंगे कुछ सालों पहले, तो उसका झगड़ा सामने आया। इसलिए हुआ क्या कि ये झगड़े की वजह से ये प्रोजेक्ट 15 साल डिस्प्यूट में चला गया। इसलिए अब विजय शांति ने बताया कि मैं आपको 6 करोड़ 10 लाख तो नहीं दूंगा, 2003 में कॉम्प्रोमाइज डीड बनाया, मैं आपको 50 लाख कम दूंगा, और मैंने ओवर ए पीरियड आपको 4 करोड़ 68 लाख 25,644 ऑलरेडी चुका दिए हैं। जैसे जैसे मेंबर का हमारा कलेक्शन आया मैंने आपको चुकाया है। अब बाकी बचे रफली 1 करोड़ 5 लाख, वो मैं आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में दूंगा, वो भी आपको 7 चेक दूंगा, 7 पोस्ट डेटेड चेक। और क्लोज 5 में ऐसा लिखा कि लास्ट 2 चेक हैं वो आपको तभी प्रेजेंट करने हैं बैंक में जब पायोनियर होम का नो ड्यू सर्टिफिकेट आ जाए, पायोनियर होम का उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आए, उसके बाद ही वो 2 चेक आपको बैंक में डिपॉजिट करने हैं। और जो लास्ट चेक था उसकी डेट थी, ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पिंक मार्क कर रहा हूं मैं, लास्ट चेक की डेट थी 25 जनवरी 2004। तो ये फैक्ट भी आपको समझ में आया कि कुछ झगड़ा था और ये झगड़ा सुलटा 2003 में कॉम्प्रोमाइज डीड एंटर होने के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं फैक्ट को लेकर। अपेलेंट ने, यानी जो हमारा एसएसआई प्राइवेट लिमिटेड है, उसने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया था AY 45 को लेकर, ध्यान दें। अपेरेंटली ये असेसिंग ऑफिसर के ध्यान में आया कि एसएससी ने एग्रीमेंट टू सेल किया है और कॉम्प्रोमाइज डीड भी उन्होंने कुछ एंटर किया है जुलाई 2003 में। बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ दिस फैक्ट, AO इश्यूड नोटिस ऑन 4 नवंबर 2008 अंडर सेक्शन 140 ऑफ द एक्ट। इस रिस्पॉन्स में भी एसएससी ने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया। नोटिस वॉज गिवन टू द एसएससी डेटेड 8 September 2009 under 142(1), but SSC didn't turn up. As a result, one more notice was given, but again SSC didn't turn up. So that third notice was given, fixing the hearing on 22nd December 2009. उसके रिस्पॉन्स में एसएससी ने कुछ रिप्लाई दिया कि आप मुझे 30 दिन का टाइम दे दीजिए, 30 दिन के अंदर अंदर मैं सारी डिटेल आपको सबमिट करूंगा। बट मैटर वॉज टाइम बारिंग, इसलिए
असेसमेंट खत्म होना था 31 दिसंबर 2009 को. दैट्स व्हाई असेसिंग ऑफिसर, कीपिंग इन माइंड द लिमिटेशन पीरियड, passed a base judgment order under 144 of the Act, and that order was passed on 31st December 2009. And because of this order, he decided to tax entire sale consideration under the head capital gain. तो अब ध्यान दें, हुआ क्या, असेसिंग ऑफिसर के ध्यान में ये कॉम्प्रोमाइज डीड आया 2003 वाला, और वो उसके ध्यान में आया 2008 में. इसलिए एसएससी ने 148 में नोटिस दिया इनकम स्कीम असेसमेंट. क्यों? क्योंकि एसएससी ने इसका कोई रिटर्न फाइल नहीं किया था AY 45 का. इसलिए एसएससी ऑफिसर ने 148 में नोटिस दिया. नोटिस के रिस्पॉन्स में भी एसएससी ने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया. इसलिए बाद में एओ ने उसको 142(1) का नोटिस दिया कि आपका हियरिंग फिक्स हुआ है, आप सारी डिटेल बताएं. एसएससी डिडंट टर्न अप. दूसरी नोटिस दिया, एसएससी डिडंट टर्न अप. तीसरी नोटिस दिया, एसएससी रिप्लाइड कि मुझे आप 30 दिन का टाइम दे. लेकिन तीसरी नोटिस कब दी गई थी? दिसंबर 2009 में, बराबर 22 दिसंबर 2009 में. और एसएससी ने रिप्लाई किया कब? 29 दिसंबर 2009 को कि आप मुझे 30 दिन का टाइम दीजिए. अब ध्यान दें, असेसमेंट खत्म करने की उन दिनों डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2009. अब असेसिंग ऑफिसर के पास 2 दिन का टाइम था. एसएससी बोलता है मुझे 30 दिन का टाइम दो. इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने क्या कर दिया, 31 दिसंबर 2009 को बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया. और उसने पूरा जो सेल कंसिडरेशन था 6 करोड़ 10 लाख में से 50 लाख माइनस करके जो भी एसएससी को मिला, दैट असेसिंग ऑफिसर हैज एंटायरली टैक्स इट. अब इश्यू इन्वॉल्व क्या है, ये मैंने स्लाइटली आपकी समझ के लिए मेरी लैंग्वेज में लिखा है. ठीक है, इश्यू इन्वॉल्व ये है कि कौन से साल में कैपिटल गेन टैक्स किया जाए. क्या यह टैक्स किया जाए 98-99 में, ईयर इन विच पोजीशन वाज गिवन, और इट शुड बी टैक्स इन द ईयर इन विच लास्ट चेक ऑफ कॉम्प्रोमाइज वाज एनकेस्ड. और लास्ट चेक कब एनकेस हुआ है, हमने देखा था, मैंने येलो मार्क किया था कब एनकेस हुआ है लास्ट चेक. यहां देखें, मैं पिंक मार्क बता रहा हूं, मैं 25 जनवरी 2004, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 3-4, जिसके लिए ईओ ने नोटिस दिया है AY 45 को लेकर. मैं रेड मार्क कर रहा हूं. ठीक है, तो एसएससी के आर्गुमेंट ये थी कि मैंने तो ये लैंड का पोजीशन 98-99 में एग्रीमेंट करके दे दिया था, इसलिए इसका टैक्स होना चाहिए 98-99 में, जबकि एओ ने उसको टैक्स किया है AY 45 में. दैट्स व्हाई एंटायर असेसमेंट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि AY 45 में ये इनकम एक्रू नहीं होगी. ये कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा कौन से साल में, प्रीवियस ईयर 98-99 में, यानी AY 99-2000 में. तो दैट वाज द इश्यू इन्वॉल्व. क्यों? क्योंकि एसएससी की आर्गुमेंट ये थी कि यहां सेक्शन 247 जो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर है उसके दो क्लोज हैं, क्लोज नंबर 5 और क्लोज नंबर 6, ये अप्लाई होंगे. और ये दोनों क्लोज अप्लाई करने से अवर ईयर ऑफ ट्रांसफर इज previous year 98-99 and not the previous year 3-4. That was the dispute before the Supreme Court. ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्लोज 5 ऑफ 247 क्या है और क्लोज 6 क्या है. पहले ये प्रोविजन एप्लीकेबल हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, ये प्रोविजन एप्लीकेबल हम समझेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग ठीक से समझ में आएगी. तो क्लोज 5 ये कहता है, ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स allowing possession of involved property under part performance of contract referred to in section 53 of the Transfer of Property Act. तो क्लोज 5 ये कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 का कि अगर हम पोजेशन दे देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो जिस दिन पोजेशन दिया जाएगा उस दिन उसको ट्रांसफर माना जाएगा. तो एसएससी का आर्गुमेंट ये था कि हमने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया था और उसके अंतर्गत हमने 98 में पोजीशन दे दिया है, इसलिए पोजीशन 98 में चला गया है, इसलिए ट्रांसफर होगी 98-99 में. दूसरा उनका ये कहना है कि क्लोज 6 से कहता है कि इफ ट्रांजैक्शन कवर से ट्रांजैक्शन विच हैव सम एग्रीमेंट और अरेंजमेंट विच हैज इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, then in that event also it is called a transfer.
तो उनका ये कहना है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है या ऐसा कोई अरेंजमेंट हुआ है जिसके अंदर हमने उनको एंजॉयमेंट के राइट दे दिए प्रॉपर्टी के और हमने उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड ए ट्रांसफर। और उनका आर्ग्यूमेंट इस क्लोज की तरफ था जो मैंने आपको नहीं बताया था, अभी मैं बता रहा हूं। अब फैक्ट में देखें, उनको ये कहना था कि हमने पावर ऑफ अटर्नी भी एग्जीक्यूट करके दे दी थी 98 में, और पावर ऑफ अटर्नी किसके फेवर में दी थी? विजय शांति बिल्डर के डायरेक्टर के फेवर में, चंदन कुमार के। इसका मतलब उनका यह कहना था कि हमने ये प्रॉपर्टी के सारे राइट पावर ऑफ अटर्नी करके कब दे दिया है? उनके डायरेक्टर को दे दिया है 1998 में। इसलिए ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई और उसके राइट्स जो है, एंजॉयमेंट के राइट भी प्रॉपर्टी के 98 में ट्रांसफर हो गए, इसलिए क्लोज 6 भी लागू होगा। एंड अकॉर्डिंगली ट्रांसफर टुक प्लेस in the year 98-99. That was the argument of the taxpayer because of the provision of section 2 clause number 47 definition of transfer. अब ध्यान दें सुप्रीम कोर्ट के एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। मैंने सुप्रीम कोर्ट के पैराग्राफ सीधे उठा के आपके सामने रखे हैं, ठीक है। 11 नंबर का पैराग्राफ ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमने सेक्शन 53A डिटेल में पढ़ा। मैं पहले इसको पढ़ रहा हूं, देन आई विल एक्सप्लेन इन द वे आई वुड लाइक टू। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रांसफरी हैव टेकन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकेंडली, ट्रांसफरी मस्ट हैव परफॉर्म्ड और विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। इफ these two conditions are satisfied, only then section 53A shall be attracted on the facts of the given case. And Supreme Court says clause 16 is crucial. As per clause 16, party of the first part give permission to the party of the second part. And clause 16 therefore lead to the position that license was given to the another person on the land for the purpose of developing the land. Such license cannot be taken as a possession within the meaning of section 53A, which is a legal concept. And this being the case, 53 of the TPA Act cannot be possibly attracted to the facts of the present case for the reason alone. अब ध्यान दें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, बहुत महत्वपूर्ण। अब मैं उसको कलर करने वाला हूं, पहले मैंने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कुछ ऊपर से गया, लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 53A हमने पढ़ा, उसका हमने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद दो कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी? एग्जाम में आपको ये लिखनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ट्रांसफरी मस्ट हैव टेकन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफर यहां कौन है? विजय शांति, उसने पोजेशन लिया होना चाहिए। और सेकंड है ट्रांसफरी मस्ट हैव परफॉर्म्ड और विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो पहली कंडीशन ट्रांसफरी मस्ट हैव टेकन पोजेशन, दूसरी कंडीशन जो विजय शांति है, इट इज विलिंग टू परफॉर्म द पार्ट ऑफ हिज एग्रीमेंट। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो डेट ऑफ पोजेशन, यहां मान लो डेट ऑफ पोजेशन जो एसएससी का आर्ग्यूमेंट है 98 है, 15 में 98, देन इट विल बी टेकन एज अ ट्रांसफर ऑफ व्हाट 98-99। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्लोज 16 का एग्रीमेंट का क्लोज 16 उसको वो बता रही है। तो वापस देखते हैं फैक्ट में क्लोज 16 क्या था, ऊपर ध्यान दें। क्लोज 16 क्या था जो मैंने यहां ऑलरेडी आपको टिक मार्क करके रखा था, अब मैं उसको कलर करने जा रहा हूं। क्लोज 16 ये कहता है पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी हमारा एसएससी परमिशन दे रहा है। वर्ड क्या है? ध्यान दे, परमिशन दे रहा है। किसके लिए? एडवर्टाइज करने के लिए, सेल करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड पकड़ा, परमिशन। तो अब ध्यान दे सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा कि क्लोज 16 बहुत क्रूशियल है। पैरा 13 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में ये पढ़ रहा हूं, क्लोज 16 बहुत क्रूशियल है। वहां लिखा है पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी हमारा एसएससी परमिशन दे रहा है। तो एग्जाम में आपको लिखना है, क्या लेना है? परमिशन दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहती है परमिशन इज नथिंग बट ए लाइसेंस एंड लाइसेंस कैनॉट बी सेड टू बी ए पोजेशन। अब 53A की कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? ये फर्स्ट कंडीशन दैट पोजेशन मस्ट बी गिवन। ये फर्स्ट कंडीशन क्या है? पोजेशन मस्ट बी गिवन। सुप्रीम कोर्ट का यहां कहना है कि यहां पोजेशन नहीं दिया गया, सिर्फ क्या दी गई है? सिर्फ परमिशन, लाइसेंस, सिर्फ परमिशन दिया गया है। एंड परमिशन इज अ लाइसेंस एंड लाइसेंस इज नॉट ए पोजेशन। ये आपको एग्जाम में लिखना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है क्लोज नंबर 5 कैन नॉट बी अट्रैक्टेड। इसका मतलब कि ट्रांसफर कैन नॉट बी इन 98
99। सुप्रीम कोर्ट कहती है ये आर्ग्यूमेंट गलत है क्योंकि पोजीशन 98 99 में नहीं दिया है, सिर्फ परमिशन दिया गया है। क्लियर? अब 15 नंबर का पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहती है अब हम क्लोज 6 की तरफ जाते हैं। लेट अस नाउ टर्न टू द आर्ग्यूमेंट डन बाय द काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, कि उनका ये कहना है क्लोज 6 अप्लाई होता है। तो लेट अस लुक एट क्लोज 6। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है क्लोज 6 को लेकर हम ऑलरेडी बलबीर सिंह मैनी 2018 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पैरा 25 में उसको हम इंटरप्रिट कर चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रिट किया है? क्लोज 6 में लिखा है एनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि एनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट टेक कलर फ्रॉम द अर्लियर वर्ड कॉल्ड ट्रांसफरिंग, सो दैट de facto transfer of immoral property must have taken place, making it clear de facto owner's right get extinguished. It is clear on the date of agreement to sale, owner's right were completely intact, both as to ownership as well as possession, even de facto, so that section equally cannot be said to be attracted. अब कुछ समझ में नहीं आया, but I'll explain wonderfully. ध्यान दे, क्लोज नंबर 6 क्या था? पहले मैं क्लोज नंबर 6 दिखा रहा हूं, पे अटेंशन, में टिक मार्क कर रहा हूं। क्लोज नंबर 6 ये कहती है कि विच हैज इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तब जाके वो ट्रांसफर माना जाएगा। विच हैज इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग एंजॉयमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर रही है। क्या इंटरप्रेट कर रही है? मैं उसको कलर करने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि एनेबलिंग एंजॉयमेंट वर्ड है, उसके पहले वर्ड क्या है? ट्रांसफरिंग। इसलिए वो कलर लेगा किस में से? अर्लियर वर्ड ट्रांसफरिंग से कलर लेगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है देयर मस्ट बी ए डी फैक्टो ट्रांसफर, यानी एक्चुअल ट्रांसफर होनी चाहिए। और ट्रांसफर किसको बोलते हैं? जब मैं बोलता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रांसफर किया, इसका मतलब मेरे सारे राइट एज ए ओनर, मेरे राइट एक्सटिंग्विश हो गए, खत्म हो गए आपकी फेवर में। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है यहां तो सारे राइट इंटैक्ट हैं, बोथ ओनरशिप का राइट भी एसएससी के पास है और पोजीशन भी एसएससी के पास है, क्योंकि उसने तो सिर्फ परमिशन दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोलती है यहां कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, इसलिए क्लोज 6 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लोज 6 कब एप्लीकेबल होता है? जब सारे राइट एक्सटिंग्विश होते हैं तब। कौन से राइट? दोनों राइट, ओनरशिप के राइट और पोजीशन के राइट। जब मैं आपको ओनरशिप और पोजीशन दोनों दे देता हूं पेपर पे, ओनली इन दैट इवेंट क्लोज नंबर 6 इज एप्लीकेबल। तब तक क्लोज नंबर 6 अप्लाई नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि ट्रांसफर हैड नॉट टेकन प्लेस इन 98-99। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हमने पढ़ा कॉम्प्रोमाइज डीड, और कॉम्प्रोमाइज डीड को लेकर अब हमें समझ में आ रहा है कि सारे राइट कब ट्रांसफर हुए हैं, ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई है? 2003-4 में, क्योंकि लास्ट चेक जो कॉम्प्रोमाइज का है वो भी कंडीशनल था। याद है कि 2 चेक दिए थे, वो पायोनियर होम का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आने के बाद, याद करें जो मैंने येलो मार्क किया था फैक्ट में, यहां मैं टिक कर रहा हूं, पायोनियर का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। और लास्ट चेक की डेट कौन सी थी? मैं वापस टिक कर रहा हूं, ये डेट बहुत क्रूशियल है। लास्ट चेक की डेट कौन सी थी? 25 जनवरी 2004। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि उस दिन जब लास्ट चेक एनकेस हुआ तब सारे राइट एक्सटिंग्विश हुए, इसलिए ट्रांसफर माना जाएगा इन द ईयर 2003-4। दैट्स व्हाई असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट इन टैक्सिंग फॉर व्हाट? AY 45। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया यहां राइट क्लोज कौन सा अप्लाई होगा, कि यहां राइट क्लोज अप्लाई होगा 247 का क्लोज नंबर 2। क्लोज नंबर 2 आपको ध्यान है ट्रांसफर का, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। क्या कहता है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन अ प्रॉपर्टी। तो वो क्लोज नंबर 2 अप्लाई होगा, और क्लोज 6 भी अप्लाई होगा, क्योंकि क्लोज 6 में दोनों कंडीशन कब फुलफिल होती है? 2003-4 में। तो दिस शुड बी टैक्स इन द ईयर 2003-4। दैट्स व्हाई असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट इन टैक्सिंग दिस इन द ईयर 2003-4। तो आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दिस जजमेंट। तो हम एक छोटा सा ट्री ब्रेक लेते हैं। आई एम सॉरी, एक टी ब्रेक लेते हैं छोटा सा।
Welcome back after a small tea break. Now pay attention. Chetak Enterprise Private Limited. Second decision before the Supreme Court. थोड़ा अटेंड ही रहिए, पहले मैं उसको पढ़ूंगा, then I'll explain the way I would like to. Then we'll understand the decision in detail. यहाँ इशू कुछ ऐसा था चेतक एंटरप्राइज में that it was earlier a partnership firm and they entered into an agreement with Rajasthan state government for construction of road and collection of road or toll tax. तो नाम ही है चेतक और राजस्थान हमारे महाराणा प्रताप, नोन फॉर महाराणा प्रताप एंड उनका जो पावरफुल वॉरियर हॉर्स था चेतक. तो ये कंपनी थी, पार्टनरशिप फर्म थी पहले. Now construction road was completely done by the firm on March 27, 2000 and road got inaugurated on April 1st, 2000. Firm got converted into private limited company very next day, March 28, 2000 under the Companies Act 1956. Upon conversion, intimation was given to the chief engineer, PWD Rajasthan Department, Jaipur, who cancelled the registration of firm and granted a fresh registration to the SSC company. For the assessment year 2-3, AO declined the claim of ATIA on the ground that condition of ATIA 4-1 are not being fulfilled. That's why Chetak Enterprise Private Limited cannot claim benefit of ATIA. AO का ये कहना था कि जो दो महत्वपूर्ण कंडीशन है ATIA 4-1 में, they are not fulfilled by the private limited company. तो let us look at the issue. क्या है, बहुत सिंपल सा इशू है. यहाँ पहले पार्टनरशिप फर्म थी ATIA में, उन्होंने एग्रीमेंट किया था राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड कलेक्शन ऑफ रोड और टोल टैक्स. उन्होंने रोड तैयार कर दिया. रोड तैयार हो गया मार्च 27 को. इनोग्रेट हुआ 1 अप्रैल 2000 को. 4 दिन में इनोग्रेट कर दिया चीफ मिनिस्टर को बुला के शायद. इन बिटवीन ये जो पार्टनरशिप फर्म थी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कंपनी में, और कंपनी का जो कन्वर्ट किया उसकी उन्होंने, उसको बोलते हैं पार्ट 9 का कन्वर्जन. बहुत सारे हमने प्रैक्टिस में किए हैं. पार्ट 9 कन्वर्जन बोला जाता था पुराने कंपनीज एक्ट में 1956 में. नए कंपनीज एक्ट में भी ऐसा प्रोविजन है, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट ऑफ 2013. लेकिन दिस वाज अ टैक्स प्लानिंग मूव. पार्ट 9 में आप कन्वर्जन करते हैं तो फर्म की सारी एसेट किसकी बन जाती है, कंपनी की बन जाती है. उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगता है. ऐसा पार्ट 9 का कन्वर्जन है. उसके लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, क्योंकि पार्ट 9 ये कहता है कि जितनी भी पार्टनरशिप फर्म की एसेट है वो ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाएगी कंपनी में. ठीक है. और उन्होंने इंटीमेट भी कर दिया चीफ इंजीनियर जो थे राजस्थान के PWD डिपार्टमेंट के, और उन्होंने अप्रूव भी कर दिया कि अब ये कंपनी की प्रॉपर्टी है. AO ने उनको डिडक्शन नहीं दिया. वजह ये थी, क्या वजह थी पहले समझ ले. ATIA खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उसका डिडक्शन मिलता है सिर्फ कॉरपोरेट को. SSC का ये कहना था कि इसका कंस्ट्रक्शन जिसने करवाया, ये कंस्ट्रक्शन करवाया पार्टनरशिप फर्म ने, इसलिए बाद में ये कंपनी में कन्वर्ट हुई है, इसलिए इसका डिडक्शन इनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने उसको कन्वर्ट नहीं करवाया है, कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया है. तो दैट वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ AO कि जो कंस्ट्रक्शन की कंडीशन है, डेवलपिंग, मेंटेनिंग, ऑपरेटिंग, दैट SSC फेल टू फुलफिल. और दूसरी कंडीशन SSC फुलफिल नहीं कर रहा है कि SSC मस्ट हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट. तो मैं आपको दोनों कंडीशन दिखाता हूं. देखिए, प्रोविजन एप्लीकेबल ATIA के मैं आपको पढ़ने जा रहा हूं. कंडीशन A, ऐसे 3 कंडीशन है, लेकिन कंडीशन A मैं पढ़ने जा रहा हूं. कंडीशन A सेज एंटरप्राइज शुड बी ओन्ड बाय ए कंपनी. तो SSC का ये कहना था कि दिस वाज प्रिपेयर्ड बाय ए पार्टनरशिप फर्म. कंडीशन क्या कहते हैं, इट इज ओन्ड बाय ए कंपनी, इतना कहती है. बट SSC का ऑफिसर का ये कहना था कि कंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप हमने करवाया, इसलिए कंडीशन A फुलफिल नहीं रही है. और कंडीशन B ये कहती है कि कंपनी मस्ट हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग और डेवलपिंग, ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. और क्लोज से ये कहता है एंटरप्राइज शुड स्टार्ट ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग दिस फैसिलिटी ऑन और आफ्टर 1995. ये थर्ड कंडीशन को लेकर कोई इशू नहीं था. जो कंडीशन A और B उसको लेकर AO का ये कहना था ये फुलफिल नहीं हो रही है. तो कंडीशन A क्या है, इट शुड बी ओन्ड बाय कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया. और कंडीशन B क्या है, एंटरप्राइज शुड हैव बीन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद ए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट
फॉर डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ध्यान दें। कंडीशन ए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है फुलफिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है, हमने कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ा, मेमोरेंडम में लिखा है कि दे हैव एक्वायर्ड एज अ गोइंग कंसर्न द बिजनेस रन बाय द फर्म। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि दे हैव एक्वायर्ड गोइंग कंसर्न, और कन्वर्जन जो हुआ है पार्ट 9 का, जो मैंने आपको बताया सेक्शन 575 द कंपनीज एक्ट, ये कहता है इट विल वेस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म इन द कंपनी। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, आपको एग्जाम में लिखना है। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म गेट वेस्टेड इन द कंपनी एंड फर्म नाउ इज सीज्ड टू एग्जिस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जिस तरह कन्वर्जन हुआ है, ये गोइंग कंसर्न के हिसाब से, तो आपके एग्जाम में ये भी लिखना है, ये गोइंग कंसर्न के हिसाब से कन्वर्जन हुआ है, और वो पार्ट 9 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी सेक्शन 575 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ये कन्वर्जन हुआ है। और उसकी इफेक्ट क्या होती है, जो सारी प्रॉपर्टी फर्म की है वो किसकी बन जाती है, कंपनी की बन जाती है। तो अब मुझे बताइए पहली कंडीशन क्या है, इट शुड बी ओन्ड बाय द कंपनी, क्लोज नंबर ए, इट शुड बी ओन्ड बाय द कंपनी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है क्लोज ए फुलफिल हो जाता है, इट इज ओन्ड बाय द कंपनी। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दिस एंटरप्राइज मस्ट हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है क्लोज बी इज ऑल्सो फुलफिल। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में, पार्टनरशिप फर्म और स्टेट गवर्नमेंट, with a clear understanding as and when firm is converted into company, name of the company should be entered into an agreement. और स्टेट गवर्नमेंट हैड बीन इन्फॉर्म्ड, और उन्होंने सेंशन भी किया है, और सेंशन कब किया है, मार्च 28 को। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी ग्रांटेड सेंशन टू द कंपनी, एन ओरिजिनल एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द फर्म गॉट कन्वर्टेड इन फेवर ऑफ द कंपनी। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू विद द स्टेट गवर्नमेंट बाय द कंपनी। तो दो ही कंडीशन थी, एक कंडीशन इट शुड बी ओन्ड बाय द कंपनी, तो दैट कंडीशन इज फुलफिल। दूसरी कंडीशन एग्रीमेंट शुड हैव बीन एंटर्ड इनटू विद होम, स्टेट गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है ये एग्रीमेंट भी एंटर हो चुका है मार्च 28 को, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है एओ की गलती है। सुप्रीम कोर्ट सेज एसएससी इज क्वालिफाइड eligible for deduction under ATIA. Why? Because both the conditions are satisfied. तो I think you are clear on this judgment. बहुत simple सा judgment था। तो let us have a small tea break and then we'll move to the third judgment of the Supreme Court. Now pay attention to the third judgment of Supreme Court in case of Dalmia Power Limited and another, there is word written another versus ACIT Supreme Court. तो यहाँ एक से ज़्यादा अपेलेंट है, जिसका नाम पहले होता है उसको अपेलेंट बोलते हैं, और जिसका नाम दूसरा होता है उसको रेस्पोंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ अपेलेंट कौन है, दालमिया पावर लिमिटेड, और कोई है जो शॉर्ट में लिखा है दालमिया पावर लिमिटेड एंड अनदर। ठीक है, तो लेट अस लुक एट अपेलेंट नंबर 1 और सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं अपेलेंट नंबर 2, यानी दो अपेलेंट है, दालमिया पावर लिमिटेड और कोई दूसरी कंपनी, बोथ वेयर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। पहले मैं फैक्ट बता देता हूं, देन विल कम टू द इश्यू। दिस कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956. They filed their original return of income under 139 for AY 1617. Appellant are the transferee companies. They are called amalgamated companies. They entered into 4 interconnected scheme of arrangement and amalgamation with 9 other companies. They are called the transferor companies or called amalgamating companies. And this scheme was entered into with their respective shareholders and creditors. Appointed date of the scheme of amalgamation was 1st January 15, and that would come into effect on 30th October 2018. Scheme got approved duly and sanctioned by the NCLT. तो पहला पार्ट जो है फैक्ट का वो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दे। यहाँ झगड़ा किसका है, दालमिया लिमिटेड और एक दूसरी कंपनी, दोनों पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। झगड़ा कौन से साल को लेकर है, मैं येलो मार्क पिंक मार्क कर रहा हूँ, सॉरी येलो मार्क कर रहा हूँ। झगड़ा था AY 1617 को लेकर। ठीक है,
उसको लेकर उन्होंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किए थे। पहला लाइन आपको समझ में आया। अब ये दोनों कंपनी ने एमालगमेशन किया था और कुछ 9 कंपनी थी उनको उन्होंने एब्सॉर्ब किया था। 4 स्कीम थी एमालगमेशन की, और एमालगमेशन की डेट थी, अपॉइंटेड डेट में पिंक येलो मार्क कर रहा हूं, अपॉइंटेड डेट थी 1 जनवरी 2015। तो ये 2 कंपनी ने 9 कंपनी को उनमें एब्सॉर्ब किया। ठीक है, दैट मीन्स हमारी जो 2 कंपनी है दे आर कॉल्ड ट्रांसफरी कंपनी और वी कैन से एमालगमेटेड कंपनी। अब स्कीम ऑफ एमालगमेशन वॉज डेटेड विच डेट, अपॉइंटेड डेट क्या थी एमालगमेशन की 1 जनवरी 15, लेकिन ये मैटर एनसीएलटी में चली और एनसीएलटी ने उसको अप्रूव किया और अप्रूव करते करते डेट आ गई 30 अक्टूबर 18। तो दिस डेट इज वेरी क्रूशियल, जिसको मैंने पिंक मार्क किया। तो बहुत सिंपल सा है, हमारी 2 कंपनी है, उन्होंने 9 कंपनी को एब्सॉर्ब किया। स्कीम की अपॉइंटेड डेट थी एमालगमेशन की 1 जनवरी, अप्रूवल आते आते 3-4 साल चले गए और अप्रूवल आई कब, 30 अक्टूबर 18 को, और अप्रूवल दिया किसने, एनसीएलटी में। आगे चलते हैं। अपेलेंट ने यानी हमारी 2 कंपनी ने मैन्युअली 2 रिवाइज रिटर्न फाइल किए। कौन सी तारीख को, 27 नवंबर 18 को, with the income tax department after the scheme got sanctioned by the NCLT. The revised return were based on the revised and modified computation of total income and tax liability of the transferor companies. अब ये दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है, ध्यान दें। इस केस में अपॉइंटेड डेट कौन सा है, अपॉइंटेड डेट है 1 जनवरी 15। इसका मतलब एमालगमेशन हुआ कौन सी तारीख से, 1 जनवरी 15 से। इसलिए एसएससी ने क्या किया, रिटर्न रिवाइज किया AY 16-17 का। क्यों, क्योंकि दे बिकम ओनर फ्रॉम 1 जनवरी 15। आर यू गेटिंग मी नॉट? तो उन्होंने रिटर्न रिवाइज किया 16-17 का टू इंक्लूड द प्रॉफिट लॉस ऑफ एमालगमेटिंग कंपनीज। तो जो 9 कंपनी थी जो उनमें मर्ज हुई, उनके प्रॉफिट लॉस अब किसके हो गए, डालमिया पावर लिमिटेड और जो दूसरी कंपनी है उनके हो गए। तो उनकी प्रॉफिट लॉस मर्ज करके उन्होंने रिवाइज रिटर्न फाइल करना था। अब दिक्कत क्या हुई, रिवाइज रिटर्न फाइल करने की उन दिनों टाइम लिमिट थी 2 साल, वो 2 साल चले गए क्योंकि एनसीएलटी का ऑर्डर आया कब, 2018 में। तो उनको AY 16-17 का रिटर्न रिवाइज करना था, वो हो नहीं पाया, इसलिए उन्होंने मैन्युअली फाइल किया। किस तरह फाइल किया, मैन्युअली। कब, जैसे स्कीम आया, मैं रेड मार्क कर रहा हूं, उसके 27 दिन के बाद, यानी अगले महीने नवंबर में 27 तारीख को उन्होंने ये मैन्युअल रिटर्न रिवाइज रिटर्न फाइल किए, क्योंकि पॉसिबल नहीं थे, टाइम लिमिट चली गई थी। ठीक है, और उन्होंने जो उनकी एमालगमेटिंग कंपनी थी उनके प्रॉफिट लॉस, उनकी प्रॉफिट लॉस में जोड़कर उन्होंने नया टोटल इनकम और नई टैक्स लायबिलिटी बताई, जिसको यहां लिखा है मॉडिफाइड टोटल इनकम एंड मॉडिफाइड टैक्स लायबिलिटी। तो ये क्लियर हो गया, बट लॉजिकल है। उनके प्रॉफिट लॉस अब किसके हो जाएंगे 2015 से, दालमिया पावर लिमिटेड के। अब ध्यान दें, रिटर्न वेयर फाइल लेट आफ्टर डेट गिवन अंडर 139(5). Why? Because NCLT has passed the final order on 1st May 2018. Consequently, it was impossible to file the revised return before the deadline called 31st March 18. तो यहां 31 मार्च 18 तक 139(5) के रिटर्न फाइल हो सकते थे, लेकिन एनसीएलटी का ऑर्डर कब पास हुआ, 1 मई 18 को, और उनके हाथ में आया कब, अक्टूबर 18 में। इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइल द रिवाइज रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट ऑफ 31 मार्च 18। फैक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, 4 दिसंबर 2018 को डिपार्टमेंट ने नोटिस इश्यू किया 143(2) में, टू गिव इफेक्ट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द स्कीम। और 5 दिसंबर को, वेरी नेक्स्ट डे, डिपार्टमेंट रिकॉल देयर ओन नोटिस ऑन द ग्राउंड दैट appellant had belated filed the revised return without taking permission of CBDT under section 119 for condonation of delay। इसलिए हम हमारी नोटिस को रिकॉल करते हैं और असेसमेंट हम नहीं करेंगे। अब ये क्या है, ये बहुत डिफिकल्ट पैराग्राफ है, ध्यान से समझे। एसएससी ने रिवाइज रिटर्न फाइल किया, फिर डिपार्टमेंट ने उस रिटर्न पे स्क्रूटिनी का नोटिस दिया 143(2) का,
कौन सी तारीख को, 4 दिसंबर को, कि अब हम आपके अकाउंट्स चेक करना चाहते हैं कि आपने ट्रांसफरर कंपनी के अकाउंट ठीक तरह से मर्ज किए हैं फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, उसको हम चेक करना चाहते हैं। इसलिए डिपार्टमेंट ने 143(2) का नोटिस दिया। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने लिखा कि हम हमारी नोटिस वापस लेते हैं। क्या लिखा है? रिकॉल करते हैं। हम हमारी नोटिस रिकॉल करते हैं। ध्यान दें, हम क्या करते हैं? उसको रिकॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो रिटर्न फाइल किया है दैट रिटर्न इज नल एंड वाइड, आपका रिवाइज रिटर्न इनवैलिड है। अब रिटर्न ही इनवैलिड है तो उसके पर फिर वो असेसमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम आपका जो पुराना रिटर्न फाइल किया था स्टैंड अलोन, उसको ही हम वैलिड करेंगे, उसी टोटल इनकम को हम मान्य रखेंगे। आपने अमालगमेशन के बाद जो मर्ज करके रिटर्न फाइल किया है वो नल एंड वाइड है, क्योंकि उसका टाइम लिमिट ऑलरेडी चला गया है। अगर आपको वो रिटर्न फाइल करना था तो आपको सीबीडीटी की परमिशन लेनी थी सेक्शन 1192B में फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, क्योंकि आप लेट हो चुके हैं। तो उसकी सीबीडीटी की सर्कुलर है, उसके मुताबिक आपको क्या करना है? सीबीडीटी की परमिशन लेकर रिवाइज करने थे, लेकिन आपने कोई परमिशन नहीं लिया, इसलिए वो रिटर्न ही इनवैलिड है। रिटर्न ही इनवैलिड है तो उसके ऊपर असेसमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है वो लिखा है असेसमेंट बिकम इनफ्रक्चसियस। Infructuous यानी there is no need to make assessment because the return itself is not valid. That's why there is no need to give notice and that's why there is no need to carry out what? Assessment. अब मैटर क्या आया सुप्रीम कोर्ट में? एसएससी का क्या आर्ग्यूमेंट था, ध्यान से समझे। एसएससी का आर्ग्यूमेंट ये था कि हमने एनसीएलटी से अप्रूवल लिया है। जब हम अप्रूवल लिया हमने, तब डिपार्टमेंट को भी इंटीमेशन दिया गया था कि आपका कोई ऑब्जेक्शन है, एनसीएलटी ये अमालगमेशन अप्रूव कर रही है। लेकिन उन दिनों डिपार्टमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसी अप्रूवल की स्कीम में लिखा है कि हम रिटर्न रिवाइज करेंगे, तो भी डिपार्टमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब जब एग्रीमेंट में ही लिखा है तो फिर 1192 का हमें अप्रूवल लेने की क्या जरूरत है? दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू टेक अप्रूवल। दैट वाज द आर्ग्यूमेंट बाय होम? टैक्स पेयर। तो पहले 1192 क्या है? 1192 आपको जानकारी है कि अगर कोई जेन्युइन हार्डशिप है टू एडमिट एनी एप्लीकेशन और क्लेम ऑफ एग्जेम्पशन, डिडक्शन और रिफंड और एनी अदर रिलीफ आफ्टर द टाइम लिमिट इज ओवर, देन एसएससी कैन फाइल रिवाइज रिटर्न आफ्टर टेकिंग परमिशन अंडर 1192B of the income tax department. तो डिपार्टमेंट हैज पावर टू एडमिट बिलेटेड क्लेम ऑफ एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिफंड और एनी अदर रिलीफ। तो यहाँ एसएससी ने क्या किया था? जो अमालगमेटिंग कंपनी थी उसके लॉसेस सेट ऑफ लिए थे, इसलिए एसएससी ने रिफंड मांगा था। तो अगर कोई जेन्युइन हार्डशिप है तो डिपार्टमेंट सेज दैट वी एडमिट एप्लीकेशन बट यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर विच सेक्शन 1192B। ठीक है। इसके अलावा एक सेक्शन 170 भी इन्वॉल्व थी। सेक्शन 170 सब सेक्शन 1 ये कहता है सक्सेसर शेल बी टैक्स। तो यहाँ अमालगमेशन की अपॉइंटेड डेट क्या थी? याद करें, 1 जनवरी 2015। मैं इसको रेड मार्क कर रहा हूँ, पे अटेंशन। कौन सी थी? 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 15 के बाद सक्सेसर कौन हुआ? सक्सेसर हुई कंपनी। तो 1 जनवरी 15 ऑनवर्ड्स सारी इनकम किसके हाथ में टैक्स होनी चाहिए? दालमिया पावर और दूसरी कंपनी के हाथ में। तो ये दो सेक्शन को लेकर झगड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? ध्यान दें, ऐसे तो मैंने बता दिया लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेज scheme of arrangement and amalgamation between the SSC and 9 company enabled SSC to file revised return after the prescribed time limit without incurring any liability on account of interest, penalty and either sum. Why? Because of section 235 of the Companies Act 2013 read with form number CAA3 read with rule 8(1) of the Companies Compromise Arrangement Amalgamation Rule 2006 and this has been sent to the department. तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस एग्रीमेंट में 2000 कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 230 सब सेक्शन 5 में जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट की कॉपी डिपार्टमेंट को दी गई थी। इट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट और उस एग्रीमेंट में लिखा था कि एसएससी कैन फाइल रिवाइज रिटर्न। ये आपको एग्जाम में लिखना है। इस एग्रीमेंट में लिखा था एसएससी कैन फाइल रिवाइज रिटर्न फॉर विच टाइम लिमिट इज लैप्स्ड
एंड दिस रिटर्न इज विदाउट इनकरिंग लायबिलिटी फॉर इंटरेस्ट पेनल्टी और एनी अदर सम। हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, पेनल्टी नहीं देंगे, एंड वी कैन फाइल रिवाइज रिटर्न। ऐसा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में लिखा था और उसकी कॉपी डिपार्टमेंट को दी गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट कहती है डिपार्टमेंट हैड नॉट रेज्ड एनी ऑब्जेक्शन। जब उनको 30 दिन का टाइम दिया गया था तब उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया। और बाद में दिस स्कीम वाज सैंक्शनड बाय एनसीएलटी एंड अटेन्ड स्टैट्यूटरी फोर्स। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है दिस स्कीम हैज बिकम नाउ बाइंडिंग टू हुम, इंटर से यानी बिटवीन एमालगमेटिंग एंड एमालगमेटेड कंपनी, बट ऑल्सो इन रैम। इन रैम मीन्स अदर पार्टी। अदर पार्टी कौन थी? अदर पार्टी इज रजिस्टर ऑफ द कंपनी, वी कैन से, then other party is the income tax department, other party is the creditors, other party is the shareholders. तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है इट इज बाइंडिंग टू एवरीबडी। तो सुप्रीम कोर्ट सेज इट इज ऑल्सो इन रैम। इन रैम मीन्स ऑल अदर पार्टीज हु आर अफेक्टेड बाय दिस एग्रीमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट सेज दैट अपॉइंटेड डेट कौन सी है? 1 जनवरी 15 है। तो बट लॉजिकल है कि ये एग्रीमेंट और ये स्कीम सारी लेट अप्रूव हुई, और लेट अप्रूव हुई, दैट्स वाई read scheme which incorporated provision for filing revised return beyond the prescribed time limit, and this scheme came into force from the effective date of 1st January. That's why SSC has properly filed revised return on November 27, 2018. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसएससी ने ठीक किया है, स्कीम के मुताबिक रिटर्न फाइल किया है। तो अब स्कीम में लिख दिया और आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है, इसलिए फिर 119 की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो नाउ कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। सुप्रीम कोर्ट सेज दैट सेक्शन 171 के हिसाब से फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स दालमिया के हाथ में असेसमेंट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट हैज टू एक्सेप्ट रिवाइज रिटर्न। व्हाई? बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, 139(5) वुड नॉट अप्लाई। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है रिवाइज रिटर्न वाली स्कीम ही अप्लाई नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज एनसीएलटी का एग्रीमेंट है एंड डिले इज ड्यू टू टाइम टेकन टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द एनसीएलटी, एंड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द एसएससी कंपनी टू फाइल रिवाइज रिटर्न बिफोर 31st March 2018 because NCLT had passed the order only on April 22nd and 1st May 2018. तब तक ये रिटर्न 31 मार्च तक पॉसिबल नहीं था। दैट इज वन रीजन। एंड सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है 119(2)(b would not be applicable. Why? Because SSC had restructured its business and filed a revised return with a prior sanction of NCLT, and उस टाइम there is no objection from the department. तो आपको ये दो रीजन लिखना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एसएससी हैड करेक्टली फाइल द रिवाइज रिटर्न, यहां कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज द अनदर जजमेंट। लेट अस टेक ए स्मॉल टी ब्रेक। Welcome back after a break.
Now we are reaching to the very important judgment of the Supreme Court, and that is last judgment, which is extra given in addition to May 20. The judgment is Genpact India Private Limited, reported in 419 ITR 440. ध्यान दें, सितंबर 10, 2013 में amalgamation scheme was approved by the High Court, pursuant to which SSC bought back 750,000 shares at a rate of 35,000 per share for a total consideration of 2625 crore from its holding company. So this was one of the group company and it was a private limited company. They have done a buyback और उनके शेयर किसके पास थे? होल्डिंग कंपनी के पास थे और 7.5 लाख शेयर थे, उन्होंने खरीदे 2625 करोड़ में. In their return of AY 14-15, they declared this transaction, but they denied liability to pay any tax on buyback. Notice was given under 143(2). Assessment order was passed, rejecting the contention of the SSC that this transaction was not a buyback under 115 QA, but buyback because of amalgamation approved by the High Court, and holding that SSC is liable to pay tax at 20% under 115 QA on distributed income of 2625 crore. तो फैक्ट क्या है? बायबैक हुआ. बायबैक was because of the amalgamation scheme approved by the दिल्ली हाई कोर्ट. अब झगड़ा क्या था? कंपनी ने बायबैक किए, उनकी शेयर होल्डर कौन थी? होल्डिंग कंपनी थी. 2625 करोड़ आए. कंपनी ने ये इंफॉर्मेशन बताई इनकम टैक्स रिटर्न में, बट उन्होंने मना कर दिया कि 115 QA हमें अप्लाई नहीं होगा, हम टैक्स नहीं देंगे. एसएससी ने, असेसिंग ऑफिसर ने स्क्रूटिनाइज किया केस और असेसिंग ऑफिसर ने उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी कि 115 QA अप्लाई नहीं होगा, उसको अप्रूव नहीं किया. एसएससी का ये कहना था कि हाईकोर्ट की एमालगमेशन की स्कीम अप्रूव हुई, इसलिए 115 QA इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज अ स्पेशल केस. असेसिंग ऑफिसर कहता है कि मैंने 115 QA पढ़ा, उसमें ऐसा कहीं लिखा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अगर एमालगमेशन होता है तो 115 QA अप्लाई नहीं होती है. इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा 115 QA में. अब हुआ क्या? एसएससी इससे नाराज हो गया. जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने हाईकोर्ट में रीट फाइल किया. फिर बाद में मैटर नहीं जमी हाई कोर्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल किया. उनका यह कहना था कि यह हमारे साथ गलत हुआ है, 115 QA में अप्लाई नहीं होगा. इसलिए उन्होंने क्या फाइल किया? बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, रीट फाइल किया. अब जब रीट की सुनवाई हुई तब डिपार्टमेंट की आर्गुमेंट क्या थी, पहले मैं पढ़ लेता हूं. डिपार्टमेंट सबमिटेड दैट रेमेडी ऑफ अपील इज अवेलेबल टू द टैक्स पेयर, दैट्स व्हाई रीट शुड नॉट बी मेंटेन. SSC said that demand under 115 QA is not a part of the assessment order. It is something separate from the assessment order, and therefore remedy of appeal is not available. That's why we are before the Supreme Court by affidavit. अब ये क्या चक्कर है मैं समझाता हूं आपको. ध्यान दे, अपील का रूल क्या है? अपील का रूल ये है कि अपील कैन बी फाइल्ड ओनली फॉर दोज मैटर्स विच आर गिवन अंडर द एक्ट. यानी एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुने. राइट ऑफ अपील इज एन एक्सप्रेस राइट, इट कैन नेवर बी इंप्लाइड. यानी एक्ट में जो लिखा है उस लिस्ट को लेकर ही आप अपील फाइल कर सकते हैं. अगर एक्ट में नहीं लिखा है तो यू कैन नॉट फाइल अपील. ऐसा ब्रिटिशर्स ने रूल बनाया था. ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हिंदुस्तानियों को फेवर ना मिले, इसलिए उन्होंने एक्ट में लिखा उसके ऊपर ही आप अपील फाइल कर सकते हैं. उसके ऊपर अगर एक्ट में नहीं लिखा है तो उसके ऊपर आप अपील फाइल नहीं कर सकते. तो ऐसा, और अगर आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो, आपके पास एक ही चारा बचता है, और वो चारा ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट यू कैन इन्वॉक बाय फाइलिंग ए रिट पिटीशन. तो एसएससी का ये कहना था कि 115 QA का ऑर्डर, उसके सामने CIT अपील पॉसिबल नहीं है. नॉर्मली जब ऑर्डर निकलता है तो हम कहाँ जाते हैं? फर्स्ट अपील CIT अपील, फिर सेकंड अपील ट्रिब्यूनल, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट. तो एसएससी का ये कहना है कि 115 QA का ऑर्डर है, उसके लिए 246A में कहीं भी कुछ लिखा नहीं है, इसलिए अपील पॉसिबल नहीं है. अपील पॉसिबल नहीं, इसलिए हमने रीट फाइल किया. डिपार्टमेंट का यह कहना था कि अपील पॉसिबल है, इसलिए रीट शुड नॉट बी एंटरटेन. अब समझ में आया झगड़ा? तो झगड़ा क्या था? क्या 115 QA को लेकर अपील CIT अपील के सामने मेंटेनेबल है या नहीं है? तो आइए देखते हैं CIT अपील का प्रोविजन.
सीआईटी अपील के प्रोविजन बहुत लंबा लिस्ट है, बहुत लंबा लिस्ट है। मैंने बताया राइट ऑफ अपील इज एक्सप्रेस, यानी जो लिस्ट में लिखा है उसको लेकर ही आप अपील फाइल कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी इम्प्लाइड, ऐसा ब्रिटिशर ने रूल बनाया था। उसमें से 3 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है। 246A में लिखा है कि अपील शेल लाई फॉर नंबर 1 ऑर्डर अगेंस्ट द एसएससी वेयर एसएससी डिनाइज हिज लायबिलिटी टू बी असेस्ड अंडर दीज एक्ट, इंटीमेशन अंडर 143(1) of the act where SSC object to making an adjustment, or order of assessment under 143 or 144 where SSC object to the income assessed or the tax determined or the loss computed or the status in which SSC is assessed. In short, ये 3 पॉइंट ये कहते हैं कि SSC can file an appeal. 1 where SSC deny कि I am not liable to pay tax under these act. Number 2, इंटीमेशन के सामने जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो 143(1) में इंटीमेशन निकलता है, उसमें जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं 6 एडजस्टमेंट, उसको लेकर एसएससी को कोई ऑब्जेक्शन है तो ही कैन फाइल एन अपील। तीसरा 143 स्क्रूटिनी का ऑर्डर आया या 144 का ऑर्डर आया, उसके सामने एसएससी कैन फाइल एन अपील विथ रिगार्ड टू इनकम एसेस, विथ रिगार्ड टू टैक्स, विथ रिगार्ड टू लॉस और विथ रिगार्ड टू स्टेटस। मान लो मैंने रिटर्न फाइल किया इंडिविजुअल में और ये बोलता है नहीं ये इनकम एचयूएफ की, उन्होंने मेरा स्टेटस चेंज कर दिया, देन ऑल्सो आई कैन फाइल एन अपील। अब सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस किया है तीनों क्लोज का। इस तीनों क्लोज में खास करके सुप्रीम कोर्ट बताती है क्लोज 2 और क्लोज 3 जो है, दिस इज अराइजिंग आउट ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग। पहले एक काम करता हूं, मैं पढ़ लेता हूं फिर समझाता हूं मैं आपको। पहले मैं अंडरलाइन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहती है क्लोज 2 क्लोज 3 इज अराइजिंग आउट ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग, बट द फर्स्ट is a stand-alone postulate and it is not dependent on assessment proceeding under 143 or 144, and expression denies his liability to be assessed as held by Supreme Court in Kanpur call, बहुत पुराना जजमेंट है, is very comprehensive to take within its fold every case where SSC denies his liability to be assessed under these act. अब क्या कहता है ये सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नंबर 2 जो है ये इंटीमेशन है, वो रिटर्न फाइल करने के बाद कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं, तो इट इज वन काइंड ऑफ समरी असेसमेंट। इंटीमेशन को क्या बोलते हैं? समरी असेसमेंट, ठीक है, समरी असेसमेंट बोलते हैं। और 143 उसको क्या बोलते हैं? स्क्रूटिनी असेसमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो पॉइंट 2 और 3 है, दिस इज अराइजिंग आउट ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग, यानी हम मानते हैं कि अगर असेसमेंट हुआ है तो क्या होगा। अगर असेसमेंट हुआ है 143 में या 143(1) का इंटीमेशन निकला है तो आप अपील कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो फर्स्ट कंटिजेंसी है, फर्स्ट कैटेगरी है ये वाली, वो क्या है? मैं पढ़ रहा हूं। ऑर्डर अगेंस्ट द एसएससी वेयर एसएससी डिनाइज हिज लायबिलिटी टू बी असेस्ड अंडर दीज एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है फर्स्ट इज अ स्टैंड अलोन, इट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन असेसमेंट, यानी फर्स्ट को लेकर असेसमेंट से कोई लेना देना नहीं। असेसमेंट होता है इनकम का, यहां ईओ ने इनकम का असेसमेंट नहीं किया है, ईओ ने 115 क्यूए की लायबिलिटी ठहराई है और एसएससी उसको क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है, उसको डिनाई कर रहा है 115 क्यूए की लायबिलिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि फर्स्ट क्लोज में कोई स्क्रूटिनी असेसमेंट 143(1) की कोई जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट क्लोज में देखो, आप वापिस पढ़ो, मैंने ब्रेक मार्क किया पूरा, कहीं भी 143(1), 143, 144 लिखा ही नहीं है। इतना ही लिखा है एसएससी डिनाइज हिज लायबिलिटी टू बी असेस्ड अंडर दीज एक्ट, इतना ही लिखा है बस। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है इंडिपेंडेंट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वही वर्ड को प्रेशराइज किया, डिनाइज हिज लायबिलिटी टू बी असेस्ड अंडर दीज एक्ट। कोर्ट सेज दैट इट कवर्स एवरी केस, that means it covers 115 QA as well, ठीक है, it covers 115 QA as well। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 115 QA, मैं कंक्लूजन पढ़ रहा हूं, is a would fall within the ambit of first condition called order against SSC where SSC denies his liability to be assessed under these act। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि ही इज डिनाइंग हिज लायबिलिटी अंडर 115 QA। इसका मतलब ये क्लोज 1 में फॉल हो रहा है, क्लोज 1 में फॉल हो रहा है
इसका मतलब कि उसकी अपील 246A में कमिश्नर के सामने पॉसिबल है, और अगर कमिश्नर के सामने अपील पॉसिबल है तो फिर आप कमिश्नर अपील के सामने जाइए, वहाँ हार जाओ फिर ट्रिब्यूनल में जाइए, वहाँ हार जाओ फिर हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ हार जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट में आइए। अननेसेसरली सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद ना कीजिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जेनपेक्ट की जो अपील थी, रीट थी, उसको क्या कर दी, खारिज कर दी, डिसमिस कर दी कि भाई आप क्यू में आओ, CIT अपील से होकर आओ, स्टेप बाय स्टेप आओ। तो आई थिंक यू आर क्लियर ऑन ऑल द 4 जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो नाउ आई एम ending this session. Thank you. Wish you all the best for your examination November 2020. Once again, thank you for patient hearing and learning in detail. Wish you all the best. Thank you.